नमस्कार। हमारे अनुवाद के छात्रों का आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का विषय है साहित्यिक अनुवाद। आज का कार्यक्रम हमारे ATR के विद्यार्थियों के लिए और PGDT दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद ऐसा विषय है जो हमारे पूरे जीवन से संबद्ध है। इसमें BA के छात्र अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के छात्र दोनों ही लोग अपनी समझ और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं। आज साहित्यिक अनुवाद की चर्चा के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर के गोस्वामी। गोस्वामी जी लंबे समय तक अनुवाद कार्य, अनुवाद शिक्षण और अनुवाद संबंधी सिद्धांत चिंतन से जुड़े रहे हैं। आज हम उनसे के साथ बातचीत करेंगे कि साहित्यिक अनुवाद किस तरीके से होता है, कैसा होता है, क्या होता है, अन्य अनुवादों से किस तरीके से भिन्न होता है। आज की इस चर्चा में करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि साहित्य का अनुवाद मुश्किल है या कठिन है, या साहित्य का अच्छा अनुवाद हो ही नहीं सकता। और ये बात आज नहीं कही जा रही, ये बात बहुत पुराने समय से कही जाती रही है कि किसी रचना का जब अनुवाद किया जाता है तो रचना बहुत कुछ खो देती है या उसमें बहुत कुछ नया समावेश हो जाता है। और बहुत तरीके के आक्षेप लगाए जाते रहे हैं कि कविता जो है वो अनुवाद में बिखर जाती है, कविता अनुवाद में नष्ट हो जाती है। जो गद्य रचनाएं हैं उनमें भी अनुवाद में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, उनका देश काल बदल जाता है। ये सब बहुत तरीके के आक्षेप और बहुत तरीके की खामियां गिनाए जाने के बावजूद साहित्यिक अनुवाद होते रहे हैं और होते रहेंगे। और वो इसलिए होते रहे और होते रहेंगे क्योंकि जहाँ तक अन्य विषयों के अनुवादों का संबंध है वे उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनका उन विषयों से संबंध होता है, यानी जो उन विषयों में काम कर रहे हैं, उन विषयों को पढ़ रहे हैं, उन विषयों से जिनका किसी न किसी तरीके का वास्ता है। मगर साहित्य का अनुवाद जहाँ तक है उसका संबंध हर व्यक्ति से है। किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी न किसी साहित्यिक रचना का आस्वाद करने के लिए उसे अपने मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए, अपनी जानकारी के लिए पढ़ने के लिए, या कहना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए किसी न किसी रूप से उसके प्रति उसका रुझान होता है। तो साहित्य और दुनिया भर में साहित्य की रचना बहुत पुराने ज़माने से होती रही है। तो दुनिया भर की साहित्यिक रचनाओं को हम जानते हैं तो अनुवाद के माध्यम से जानते हैं। यदि अनुवाद न होता तो हम अपनी भाषाओं तक के साहित्य तक ही सीमित रहते। इसलिए साहित्य के अनुवाद हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। और बहुत से आक्षेपों के बावजूद, बहुत से कमियों के बावजूद अनुवाद में लोग लगते हैं और स्वेच्छा से लगते हैं। ये नहीं कि अपने किसी तरीके की बाहरी प्रेरणा से लगते हैं, कहना चाहिए अंतः प्रेरणा से इसमें लगते हैं। तो इस अनुवाद की चर्चा आज हम गोस्वामी जी के साथ कर रहे हैं। और गोस्वामी जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि साहित्य का अनुवाद और अन्य विषयों के अनुवाद में आप किस तरीके का अंतर महसूस करते हैं? देखिए डॉक्टर पालीवाल जी, वास्तव में ये बात आपने जो भी कही है कि साहित्यिक अनुवाद के बारे में जो आक्षेप लगाया जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये अनुवाद असंभव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुवाद अवश्य की बात है कि इसके कठिन और जटिल होता है, लेकिन वो अनुवाद जो है वो बाकी विधाओं से या बाकी से अनुवाद कठिन अवश्य होते हैं, लेकिन एक प्रकार की वो समानांतर सृजन है। और ये बात नहीं है कि अनुवाद चाहे वो सामान्य अनुवाद भी हो उसमें भी सृजनात्मकता की अपेक्षा रखी जाती है, लेकिन इसमें जो उसके भीतर लय और छंद विधान और अलंकार ये चीज़ें होती हैं, इसकी ओर साहित्य के अनुवाद से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन बातों का भी ध्यान रखे ताकि वो साहित्य कृति के रूप में आए। इसलिए जो कुछ लोगों ने इसको जो कहा कि ये अनुवाद जो साहित्यिक अनुवाद है, कुछ लोग इसे पुनर्रचना कहते हैं, और क्योंकि इसके भीतर ये नई रचना जो एक प्रकार समानांतर रचना आती है, या किसी ने इसको पुनर्सृजन कहा रिक्रिएशन के रूप में, किसी ने ट्रांसक्रिएशन के रूप में कहा, और किसी ने ये भी कह दिया कि साहित्यिक पुनर्जीवन ये अनुवाद होता है। क्योंकि बात यह है कि जो एक भाषा में जो मौलिक भावों, विचारों और चिंतन के व्यक्ति यदि सृजन है तो अन्य भाषा में अनुवाद जो है समानांतर
सृजन है या जो उसे कह सकते हैं पुनर्सृजन है। और ये बात ये गलत कुछ लोग कहते हैं कि जो अनुवाद को कवि को तो स्वयंभू का या साहित्यकार को स्वयंभू का दर्जा दे दिया जाता है क्योंकि उसके भाव स्वतः स्फूर्त होते हैं, लेकिन अनुवाद की लेखक की अनुभूति जो वास्तव में जो उसके जो लेखक की भावानुभूतियों को जो वैकल्पिक जो भाषाई व्यवस्था है जो लक्ष्य भाषा के भीतर जले आता है उसको जो ढालता है या उसको जो संजोता है या उसका प्रतिरूपण करता है वो एक उससे ज़्यादा उसका काम है। इसलिए कुछ लोगों ने उसको हालांकि शिल्पी कहा है लेकिन उस स्वयंभू से भी ज़्यादा उसका एक काम होता है। और ये उनकी अपेक्षा अगर आप कह सकते हैं कि ये एक समानांतर रचना है और ये इसमें शब्दानुवाद की अपेक्षा जैसे कि अन्य विषयों में जैसे कि वैज्ञानिक है या साहित्येतर में वैज्ञानिक जो अनुवाद है या जो वाणिज्यिक अनुवाद है या जो जनसंचार का जो अनुवाद है या जनमाध्यम का जो अनुवाद है या बैंकिंग का अनुवाद है, ये अनुवाद तो उस तरह के उनमें शब्दानुवाद की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें भावा अनुवाद की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। और आपने देखा जैसे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इनका मर्चेंट ऑफ वीनस शेक्सपियर के नाटक का जो अनुवाद किया था तो वो उसको कुछ लोगों ने कह दिया कि ये एक छाया अनुवाद है, लेकिन उन्होंने उसके बेहतर जो चीज़ों को देखा और उस अनुवाद को रखा वो अपने आप एक सफल अनुवाद के निकट ही पड़ता है। अगर हम पूर्णतः सफल न गए लेकिन उस समय की आवश्यकताओं और उस समय की जो स्थितियां थी उनको देखते हुए जो उन्होंने अनुवाद किया वो वास्तव में बहुत अच्छा था। तो ये जो अनुवाद की स्थिति जो बात आ रही है कि आप देखेंगे कि मूल कृति में रचनाकार जो होता है अपने भाव जगत को साकार रूप देता है और अनुवादक उस भाव जगत को जो तादाद में स्थापित करता है उसके साथ जो लक्ष्य भाषा में उसकी पृष्ठभूमि जो उसकी पुनः सृष्टि करता है उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जबकि दूसरे अनुवाद में जो बातें सबसे ज़्यादा आती हैं वो उतनी नहीं है क्योंकि उसको जब अर्थ ग्रहण आप देखिए दूसरे ये अनुवाद की एक परिभाषा जब हम लोग अनुवाद की प्रक्रिया की बात करते हैं और उस अनुवाद की प्रक्रिया हमने कहा कि 3 आयामों से उसे करना पड़ता है, 3 चरणों से गुजरना है, विश्लेषण है या अंतरण है या पुनर्गठन है या पुनर्रचना है, ये हम 3 तरह की स्थितियाँ बताते हैं। और वही बात अनुवादक के साथ भी जो साहित्यिक अनुवादक के साथ भी वही है, लेकिन उस अनुवाद में वो जो अनुवादक है वो और जो जब विश्लेषण करता है जब अर्थ ग्रहण करता है उसके साथ उसकी एक तरह से एक आलोचक के रूप में होता है। वो उसमें जो है वो करता है कि उस भाव जगत को जो लेखक है उसके भावों को पकड़ता है, उसका बीज मूल भाव या बीज को पकड़ता है, फिर वो उसको उस दूसरी भाषा की जो ज़मीन है उसके जो वातावरण है उसकी जो जलवायु है वो जो उस ज़मीन जो है उस ज़मीन को देख करके उसका प्रत्यारोपण करता है। ये उसकी भाषा भी अब यहाँ पर वो आलोचक की भूमिका निभा करके उसने जो काम किया विश्लेषण के स्तर पर, अब दूसरे स्तर पर वो जो करता है एक भाषाविद की भूमिका निभाता है कि उसे दूसरी भाषा में ले जाना है। उसने अर्थ ग्रहण किया, अर्थ ग्रहण करने के बाद उसने उसको दूसरी भूमि में ले गया और दूसरी भूमि में जाकर जो दूसरी लक्ष्य भाषा की भूमि में ले गया और वहाँ के उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है जो उसके वातावरण है उसके आधार पर उसने उसके प्रत्यारोपण किया और फिर उसके बाद वो रचनाकार के काम भी कर रहा है। ये केवल नहीं कि हम कहें कि जो मूल लेखक है वही रचनाकार है, लेकिन वो रचनाकार का भी काम कर रहा है और वहाँ पर ये बातें अन्य अनुवादों पर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको जो उस भूमि के अंदर उसे सजाता है, संवारता है और उसको साथ लेकर के जो नए पौधे के रूप में जो ले आता है। तो ये जो सृजनात्मक जो साहित्यिक अनुवाद है ये वास्तव में जो मूल पाठ की जो सृजनात्मक प्रक्रिया है या सृजनात्मक जो है ये जो है सहज जो सृजनात्मक प्रक्रिया है। तो वो सृजनात्मक प्रक्रिया के भीतर साहित्य होता है, तो साहित्य के अनुवादक जो है ये सहज सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में आता है। इन दोनों के साथ उसका रहता है। बिल्कुल सही बात आपकी है कि साहित्यिक अनुवादक जो है वो आलोचक भी होता है और सर्जक भी होता है। वो मूल रचनाकार का जो भाव विधान है और उसकी जो सृजन प्रक्रिया है उसको वो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी जमीन के साथ प्रस्तुत करता है और हर भाषा का एक सांस्कृतिक परिवेश होता है। और जब किसी साहित्यिक रचना का अनुवाद कोई व्यक्ति करता है तो एक सांस्कृतिक परिवेश से दूसरे सांस्कृतिक परिवेश में रचना को ढालता है। अभी आपने जो उदाहरण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मैकबेथ ने वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ट्रांसलेशन का और दुर्लभ बंधु नाम से जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने वे बिल्कुल भारतीय परिवेश में और भारतीय
लोगों के लिए उस नाटक को डाला। और उन्होंने बहुत जरूरी काम ये किया, क्योंकि नाटक में सांस्कृतिक प्रक्रिया दोहरी जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति नाटक को अकेले नहीं पढ़ता, व्यक्ति नाटक को देखता है। देखने के लिए और बहुत तरीके के लोग नाटक देखते हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, सामान्य पढ़े लिखे लोग भी हैं, गैर पढ़े लिखे लोग भी हैं। और उन्हें जब उसमें अगर दूरी दिखाई देती है परिवेश की, समाज की, तो वे उसे इतनी अच्छी तरह आत्मसात नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरीके से अगर उन्हें वो अपने समाज की चीज दिखाई देती है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र न केवल पात्रों के नाम बदलते हैं, बल्कि स्थान के नाम भी बदलते हैं, संस्थाओं के नाम भी बदलते हैं। और जैसे जो शाइलॉक है वो शैलेंद्र हो जाता है। तो इस तरीके के परिवर्तन करके वे पुनः सृजन करते हैं। और पुनः सृजन की प्रक्रिया में भी वे शेक्सपियर के मूल भावों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात ये होती है साहित्य के अनुवाद के साथ साथ कि अनुवादक ये जानता है अच्छी तरह से कि हमारे स्थान अलग अलग होने से, भाषाएं अलग अलग होने से, देश अलग अलग होने के बावजूद भी और समय अलग अलग होने के बावजूद भी मनुष्य के जो मूल राग विराग हैं, जो उसकी मूल भावानुभूतियां हैं, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं विशेष स्थितियों में, वे कमोबेश जो एक सी होती हैं। प्रेम सब जगह प्रेम होता है, दया सब जगह दया होती है, क्रोध सब जगह क्रोध होता है। और अनुवादक इस बात को पहचानता है। वो अंतर यह करता है कि उसकी अपनी भाषा की संस्कृति में, जिस लक्ष्य भाषा में वो प्रस्तुत कर रहा है, उस संस्कृति में वो बात किन शब्दों में और कैसे कही जाए। तो वो अगर वो शाब्दिक अनुवाद करेगा तो उस भाषा में वो चीज बड़ी कृत्रिम, अटपटी और ऐसी हो सकती है। मगर जैसे ही उन भावों को अव्यक्त करने का ढंग वो अपनी भाषा में ढूंढता है और उस भाषा के अनुसार उसे व्यक्त करता है, तो उस अनुवाद में पुनः सृजन हो जाता है। और वो पुनः सृजन बहुत ही रोचक होता है और उसे उसका तादात्म्य करने के में दर्शक को या पाठक को बहुत ही मूल जैसा आनंद आता है। इसलिए ये बात जरूरी है कि साहित्य का अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करना चाहिए, अपने भीतर रचनात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। और जो हमारे यहाँ अच्छे अनुवाद हुए हैं उनमें जरूर ये बात देखी गई है। जैसे हरवंश राय बच्चन ने ही शेक्सपियर के बहुत से नाटकों के अनुवाद किए। और उसके बाद फिर जब रघुवीर सहाय ने मैकबेथ का अनुवाद वर्णम से किया और उन्होंने भाषा भी ली बिल्कुल हिंदुस्तानी किस्म की, उर्दू से मिलती हुई भाषा, और उसका बहुत ही सक्षम अनुवाद भारतीय परिवेश में भी किया और शेक्सपियर भी वहां मौजूद रहा 4 शताब्दियों के बाद। तो ये देश काल की जो अंतः यात्रा है, साहित्य का अनुवादक जितनी करता है उतना अन्य विषयों का अनुवादक नहीं करता। हालांकि अगर कोई पुरानी वैज्ञानिक टेक्स्ट भी है और वो मान लीजिए 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की है, तब भी उसमें कुछ ना कुछ तो नए लोगों के नए पाठकों की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण उसकी ऐसी करनी होती है कि वो नए लोगों को उपयुक्त लगे। मगर साहित्य में ये है कि उसका पुनर्सृजन नए तरीके से, बिल्कुल नए ढंग से ही होता है। जो आप देखेंगे, जब हमने अनुवाद की जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अनुवादक को 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। विश्लेषण के स्तर पर वो पाठक की भूमिका निभाता है, अर्थ ग्रहण करता है अनुवादक। फिर उसके बाद जो अंतरण की स्थिति में आता है, जब प्रक्रिया में वो आकर के फिर एक भाषा में जो है द्विभाषी के रूप में भूमिका निभाता है और उसमें आकर के वो रचनाकार। लेकिन अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद के लिए एक और बड़ी चीज़ है कि वो जो भूमिका मैंने बताया था कि आलोचक की भूमिका, जो मूल भाव को पकड़ता है या जो बीज वाक्य को पकड़ता है जो उसके भीतर है। अब उसकी जो अनुवाद, जो साहित्यिक अनुवाद एक सह सृजनात्मक जो प्रक्रिया है, इसमें वो साहित्य पाठ की व्याख्या करता है। और व्याख्या करते हुए जो जैसे आम कलाकार या साहित्यकार, दूसरे जो कलाकार जो दूसरे हैं, जो मूल कृति के जो होते हैं साहित्यकार, वे भी एक तरह से वो भी एक अपनी बात की व्याख्या आलोचक वहाँ करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ जैसे संगीतकार संगीत की नई धुनों की जो व्याख्या करता है, अनुवादक की भी उसी के साथ वो उनकी क्या क्या चीज़ें उस मूल लेखक ने कही हैं वो उनकी देखता है। फिर अगर नाटक की बात करें तो जो वो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो नाटककार ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से या विभिन्न चीज़ों के संदर्भ में पात्रों अभिनय के जो पात्र जो उसके थे नाटक अपनी जो बात रखना चाहता है, अनुवादक को वो भी पकड़ना पड़ता है। तो अनुवादक की भूमि, जो साहित्यिक अनुवादक की भूमिका अधिक जो है जटिल है, जो अन्य अनुवादक की अपेक्षा उतनी उसके साथ नहीं होती है। और जब वो करता है तो उसे पाठ ग्रहण करने से, आप मेरे बस जैसे आप कहते हैं उसको जो अर्थ ग्रहण करता है
तो उसके साथ 3-4 दृष्टियां उसके साथ रहती हैं। एक तो वो भाषा परक दृष्टि से वो सब चीज़ों को देखता है, और उस भाषा जो उसको ध्वनि के स्तर भी देखना, ध्वनि स्तर पर उसको देखता है कि किस प्रकार से ध्वनियों का संयोजन क्या है, रौद्र रस को देना है, या उसने जो है श्रृंगार रस की कल्पना की है, या उसने कोई भयानक रूप देना चाहता है, तो उसको ध्वनि कैसे मूल लेखक ने शब्द जो है ध्वनियों का संयोजन किया, वर्णों का संयोजन किया, शब्द के स्तर पर वो जो है वो देखता है। तो उसके शब्द चमत्कार जो शब्द सौष्ठव है उसकी वो देखता है, और वो जो है उसके अंदर जैसे आप देखेंगे जो ध्वनि के स्तर पर कैसा उसने छंद विधान को उसने प्रस्तुत किया है, तो शब्द स्तर पर किस प्रकार उसने शब्दों का संयोजन करके नया चमत्कार पैदा किया, और वाक्य के स्तर पर वो अलंकारों को देख करके उसमें से नए नए चीजों को देखने की कोशिश करता है। ये उसकी एक भूमिका हमारे सामने रहती है। दूसरी भूमिका उसकी एक संरचना विषय पर रहती है कि वो विषय पर ध्यान देता है, और विषय के साथ होते हैं कि कृति के जो पाठ की जो विभिन्न जो उसके साथ जो उसे विषय वस्तु जो वास्तव में क्या वो जो संदेश देना चाहता है, मूल लेखक ने क्या संदेश दिया, ये उसको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि साहित्य के वो जो अन्य जो विषयों के जो अनुवादक होते हैं उनका अधिकतर बल जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या होता है, तो विषय वस्तु होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी भी सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, वो कैसे उसकी शैली भी साथ में उसके आगे बढ़ती है, तो उसके क्या और कैसे दोनों चीजें हैं। तीसरी उसके साथ जो संरचना पर दृष्टि होती है कि जो पाठ की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनमें आपस में संबंध कैसे हुआ, उसका संयोजन कैसे हुआ। जैसे आप देखते हैं कि आपने जैसे बात रखी कि वो कहता है कि हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो कैसे उसने है अमानिशा है नहीं कहा, उगलता गगन घन अंधकार, तो घन अंधकार की बात अगर वो करता है तो अंधकार उगल रहा है, तो जो है तो जो अंधकार उगल रहा है, जो अमानिशा की रात्रि है वो घना अंधकार उगल रही है, इसके जो है उगलता गगन घन अंधकार। तो शब्दों का जो इकाइयों का संयोजन जो कवि ने या लेखक ने किया, कैसे किया, इसका विवेचन करता है, उसको देखता है, समझता है, तो स्वदेशी उसके भीतर देखता है। ठीक बात आपने अभी यहाँ पे पकड़ी जी। कि ये जो है शब्द की लय और अर्थ की लय दोनों का ध्यान अनुवादक रखता है। और इसके साथ एक चीज का ध्यान और भी रखता है कि जैसे हम अन्य विषयों के अनुवाद में ज्यादातर शब्द की अभिधा शक्ति से काम लेते हैं, मगर साहित्य का जो अनुवादक है वो अभिधा शक्ति के साथ साथ व्यंजना और लक्षणा शक्ति का से भी काम लेता है, शब्द की भिन्न शक्तियों से। जो बात कही जा रही है उसका एक अर्थ तो है, उसके अंतर से निकलने वाले उसके अन्य जो भी अर्थ हैं उनको भी अनुवादक पकड़ता है और यथासंभव कोशिश करता है कि वे उनमें से अधिकांश अर्थ उसके अनुवाद में आ सके। हालांकि हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि उन्हीं सभी अर्थों का समावेश हो सके, है ना, मगर फिर भी वो कोशिश करता है कि व्यंजना शक्ति लक्षणा शक्ति, और इसीलिए वो अलंकारों को छंद विधान को और उन सबको पुनः सृजित करता है। वही जो जटिलता की बात मैंने आपसे सामने निवेदन की थी, बात यह है कि जैसे आप देखे मैंने बताया कि निराला जी की राम की शक्ति पूजा में है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा आमुदी विशाल। अब इसको देखिए, इसमें बिंब विधान दो तरह का, एक बाहरी रूप में जो उसने समुद्र के जो है जो उसके रूप का उस समय के वातावरण का, अमावस्या की रात्रि है, अंधकार घना है, सन्नाटा छाया हुआ है, दिशाओं हवाओं का पता नहीं चल रहा, पवन कहाँ जा रहे हैं, वही बात उसके मस्तिष्क में है कि वो निराशा की स्थिति में है और उसको अंधकार ही अंधकार सूझ रहा है। अब इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं इनको कैसे करूं, बल्कि एक तीसरा अर्थ और पकड़ता है कि भाई भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त गुलामी के समय में पूरे देश में अंधकार छाया हुआ है। अब ये चीजें फिर उसके बाद एक स्थिति उसकी दृष्टि जो साहित्य होती है कि उसकी विचारधारा किस युग बोध उसके सामने है, तो जिस युग में वो जी रहा है उसका भी उसके साथ आती है समस्या कि मैं इसको कैसे इसको दूं। जैसे आप देखें कि राम की कथा में आपको वाल्मीकि रामायण भी मिली, आपको रामचरितमानस भी मिला, साकेत भी है, तीनों का जो दृष्टिकोण है, तीनों का युग अलग अलग युग है। और उसमें आप देखते हैं कई बार आदमी का कोई मार्क्सवादी दृष्टि से बात कर रहा है, कोई समाजवादी दृष्टि से बात कर रहा है, कोई मनोविश्लेषण दृष्टि से। तो आप ये कृतियां हैं जो नाटक है या जो आप देखें जो उपन्यास है या जो कहानी है या कविता में जो उसका अपने अपने जो रूप दिखाई देता है, तो उस रूप का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके सामने साहित्यिक अनुवाद के सामने कई अपेक्षाएं उससे होती हैं और वो उसके लिए कई कठिनाइयां भी होती हैं जो उसके
उसे ग्रहण बल्कि करें। इसी अर्थ में वो पुनः सृजन है, जैसे जी। आपने अभी उदाहरण दिया जी, रामायण जी, का और जी। रामचरितमानस का। ये मतलब अंतर्भाषाई अनुवाद की अंतर। स्थिति है कि जो भारतीय भाषा संस्कृत में था, उसके बाद मध्यकाल में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद हुए। और जब वाल्मीकि लिख रहे थे तो राम और पूरी राम कथा वो लौकिक मनुष्य की कथा थी, और जैसे ही ये आधुनिक भारतीय भाषाओं में आई तो ये भक्ति की रचनाएं हो गई, चाहे वो कंबन रामायण हो, चाहे वो तुलसीदास की रामायण हो, चाहे वो बंगला की रामायण हो, उन सभी जगह भक्ति तत्व का उसमें समावेश हो गया। अब देखिए, विषय वस्तु तीनों का एक है। राम की कथा है, वही राम है, वही दशरथ का पुत्र है, वही रावण के साथ युद्ध करता है। लेकिन जो काव्य वस्तु है तीनों की भिन्न होने के कारण ये तीनों ग्रंथ जो है अपने आप में भिन्नता आ गई, और ये तीनों ग्रंथों की भिन्नता इसकी काव्य वस्तु के कारण है। तो ये चीजें जो है अनुवादक के लिए बहुत जरूरी बल्कि इसमें हम इसे सारूप में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि अनुवादक जिस समय में अनुवाद कर रहा है, उस समय का जो युगबोध है वो उसके अनुवाद में आवश्यक रूप से आता है। जैसे आधुनिक युग विचारधाराओं का युग है, तो विचारधाराओं का समावेश साया से अनायास उसके अनुवाद में जरूर होता है। ऐसी स्थिति जरूर पैदा होती है उसके अनुवाद में। और दूसरी एक और चीज अगर आप गौर करेंगे तो जैसे उमर खय्याम की जो मधुशाला है, रुबाइयां हैं, उनके अनुवाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं जी। और उनसे कहना चाहिए कि बहुत तरीके की वैचारिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति भी आई है। पश्चिम में जब फिट्जरैल्ड ने अनुवाद किया तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो है एक तरीके के भौतिक दर्शन के रूप में और काफी कुछ मतलब वो एक प्रेम की कविता के रूप में, और काफी लोगों ने उसका अर्थ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के संदर्भ में लिया। इसी तरीके से वहां चित्रकला का भी विकास हुआ। उस फिट्जरैल्ड का जो अनुवाद था उमर खय्याम का, उसके आधार पर काफी श्रृंगारिक चित्र बनाए गए और वे घोर श्रृंगार के चित्र थे। मगर जब भारत में उसका अनुवाद शुरू हुआ, और वो भी काफी लोगों ने फारसी से अनुवाद किए थे, मगर जब अंग्रेजी से अनुवाद उसके शुरू हुए तो भारत के पास तो वो अद्वैत की परंपरा मौजूद थी, तो उसमें मनुष्य का मतलब स्त्री पुरुष का प्रेम ही नहीं रहा, बल्कि देव का और मनुष्य का, दैवीय प्रेम मनुष्य के प्रेम के साथ और दैवीय शक्तियों के साथ मनुष्य का जो अद्वैत था, जो कि खय्याम के उसका भाव था, है ना, क्योंकि भारत की का दर्शन जो है वो मध्य एशिया में गया था, और तो उस सब का समावेश हुआ। और उसका मतलब मैथिली शरण गुप्त ने किया, सुमित्रानंद पंत ने किया, काफी लोगों ने किया, मगर जब हरवंश राय बच्चन ने किया तब आप देखिएगा कि किस तरीके से वो पूरे अद्वैत दर्शन को लेके आए और सीधे भक्त कवियों की तरह से और अब देखेंगे उन तीनों के दृष्टि तीन लोगों ने 12 लोगों ने इसका अनुवाद किया था, जिसमें से ये चार जो 3-4 हैं, बच्चन जी हैं, सुमित्रा पंत है, जो पाठक हैं, इन लोगों ने जो मैशन गुप्त ने, चारों का जो है आप देखेंगे कि आप जैसे आपने कहा तो अद्वैतवाद के जो उसमें है, लेकिन चारों के आप जो उनकी जो संरचना को देखेंगे फिर भी उसमें भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि उनके भीतर उनका जो अपने जो अपना विचारधारा है वो भी उसके भीतर आती है। बिल्कुल, क्योंकि आधुनिक समय में हम आ गए थे तो ईश्वर से वैसा संबंध नहीं था जैसा भक्त कवियों का संबंध था, बिल्कुल मनुष्य केंद्र में आ गया था। तो गुप्त जी की भी विचारधारा में सीधा नहीं, वो कहते हैं राम तुम माना वो ईश्वर नहीं हो क्या, ऐसे विचार में आए, फिर भी अद्वैत कहीं ईश्वर की कल्पना हुई। मगर जब हरवंश राय बच्चन करते हैं 30 के दशक में, तो वे अद्वैत की बात करते हैं, मगर वो महसूस होता है अद्वैत, शब्दों में नहीं आता। और एक और बात भी है, फिर भी बच्चन उससे संतुष्ट नहीं होते, वे साथ के साथ एक अपनी मधुशाला की रचना भी करते हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं एक हाथ से एक काम कर रहा था, एक हाथ से दूसरा काम कर रहा था, एक तरफ फिट्जरैल्ड का अनुवाद कर रहा था, दूसरी तरफ एक पुनः सृजन नई कृतिका भी कर रहा था, ताकि मैं अपनी पूरी भावनाओं को, और जो समय था बच्चन का 30 का दशक, जब सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत जरूरत थी, उन भावनाओं को भी लेके आए। और उन्होंने मधुशाला का रूपक कितना बड़ा कर दिया कि मंदिर मस्जिद बैठ कराते मेल कराती मधुशाला, मुसलमान और हिंदू दो है एक मगर इनकी हाला। तो इस तरीके का जो युगबोध था वो उनकी रचनाओं में बहुत तेजी से उभर कर आया। यही चीजें जो दृष्टिकोण जो अर्थ ग्रहण करते हैं, इन चीजों को अनुवादक को देखना पड़ता है कि जो साहित्य जो उसके अपने युगबोध है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो सांस्कृतिक परिवेश है, जो मानवीय जो उसके जो धरातल हैं, ये सारी चीजें जो है उसको के मूल लेखक की असल में क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत जरूरी चीज उसके साथ जुड़ती है, और तभी वो अपनी बात को जो है सही रूप से अनुवाद कर पाता है। ये चीजें अगर नहीं होती तो बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। बल्कि इसमें एक बात और भी रोचक है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि रचनाकार खुद अपनी कृति का दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। जैसे रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया, उसको उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, मगर जो उनकी मूल गीतांजलि थी उससे जो अंग्रेजी में प्रस्तुत गीतांजलि थी उसमें अंतर आया, क्योंकि वे अंग्रेजी के पाठकों के लिए और जैसे प्रेमचंद तो हिंदी उर्दू दोनों में लिखते थे, और अपनी जो कहानियां या अपने जो उपन्यास उन्होंने उर्दू में प्रस्तुत किए हिंदी में लिखने के बाद, तो उनमें भी अंतर है।
जैसे अभी प्रेमचंद का समारोह हो रहा था, तो वहाँ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष गोपी चंद नारंग ने एक बात ध्यान दिलाई कि जब वे लिख रहे थे सामाजिक परिवर्तन की बात, तो उन्होंने जब लिखा, हिंदी में लिख रहे थे कि लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने लगे थे, समाज में बदलाव आ रहा था, जागरूकता आ रही थी, मगर उर्दू में उन्होंने ये नहीं लिखा उन्होंने कि वो लोग लड़कियों को स्कूल भेजने लगे थे। ये बात उन्होंने छोड़ दी थी लिखते वक्त, क्योंकि उस समाज में अभी जागरूकता आने में थोड़ी देर थी। इसी तरीके से अज्ञे ने अपनी काफी कहानियों और कविताओं के अनुवाद किए हैं। तो जयदोल नाम की एक कहानी है जो असम के क्षेत्र में और उधर नागालैंड के क्षेत्र में, जिसका कथा वस्तु की सेटिंग वहां की है। तो जब उन्होंने कहानी मूल लिखी थी, तब उन्होंने नगा लोगों को वीर नगा जातियों की अब अहोम राजाओं से कभी नहीं बनी, इस तरीके का वाक्य लिखा कि वे महलों में रह के अधरंगे रहने वाले राजा और ये वीर नगा लोग। मगर जब उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया तो समयांतर दोनों में काफी था, तो इस तरीके का फोकस था जिसमें नगा लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, वो फोकस थोड़ा सा नीचे गिरने लगा। यह भाषा के स्तर पर भी जिस तरीके से हिंदी में थोड़ी सा मतलब होता है ना कि अफसर और उसका जो अटेंडेंट है, तो साहबी जो होती है वो अंग्रेजी में उस तरीके से प्रकट नहीं होती। तो रचनाकार खुद करते वक्त भी ये ध्यान देता है कि जिस भाषा में प्रस्तुत कर रहा है उसकी संस्कृति में और उसके ईडियम में, उसके मुहावरे में बातचीत बहुत ही कहना चाहिए कि लॉजिकल लगे, प्रासंगिक लगे। ये साहित्यिक अनुवाद के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। बिल्कुल। इसी तरह से जो आप देखेंगे ना, नाटक के भीतर जो बातें आती हैं कि किस प्रकार से वो जो उसके अंदर जो उसकी अभिनय जो पक्ष है उसका, और उसके साथ जो नाटककार की जो भावानुभूति और अभिनेता जो बीच में जो उसके कैसे उसके भाज उसका जो क्रोध का रूप है, उसका जो लज्जा का भाव है, ये सारी चीजें, ये चीजें भी उसके साथ आप देखिए कई नाटकों में इस प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं। और कई बार जो होता है जो किस प्रकार से जब अभिनेता अपनी बात को व्यक्त करता है, तो उस नाटक का अनुवाद करते हुए उस लेखक को कैसी, और इसकी संरचनाएं भी अगर आप देखें कि जैसे कि शेक्सपियर के क्लियोपैट्रा में जो एंटोनी और जो क्लियोपैट्रा में जो बात उसमें बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि मैकबेथ में जब ये बात आती थी 5वां अंक और जो 5वां जो दृश्य के भीतर, जब वो मैकबेथ जो है जो लड़ाई की तैयारी कर रहा था, तो उस समय उसकी नौकर ने बताया कि उसकी जो है रानी का जो है महारानी का जो है देहांत हो गया, लेकिन वो कैसे जाकर कहता है, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर उसको देखना पड़ता है। तो कहता है द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। तो क्वीन माई लॉर्ड इज डेड का मतलब उसका ये था कि जो सीटन ने आकर जो सूचना दी थी, अब ये जो है उसमें ये कह सकता था कि माई लॉर्ड द क्वीन इज नो मोर, है ना, या शी इज पास्ड अवे, ये कह सकता था। लेकिन उसने डेड का कहा, तो डेड कहने का उसका भाव जो था वो उस तरह का जो तीखा और स्पष्ट, उसमें वो स्पष्ट कटाव था उसके बारे में। और वो जो भी जानता था ये जो, और जो उससे माई लॉर्ड बाद में कहा, ये नहीं कहा कि माई लॉर्ड द क्वीन इज डेड, द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड, तो फोकस अब देख क्वीन पर दे रहा, फोकस दे रहा है। और जैसे लगता है कि वो माई लॉर्ड के उस मैकबेथ के बहुत निकट का वो नौकर है, सेवक है, और इसलिए उसने उस बात को रखा है। और इसके साथ वो जो इस दृष्टि से वो उसको आप देखेंगे तो कहते हैं, तो आपने देखा जो अनुवाद है, किसी ने कहा महारानी जो है नाथ महारानी का जीवन दीप बुझ गया। अब ये जो उसमें जो चीज भाव उस तरह का नहीं आ पाया जो उसने उस बात को रखने की कोशिश की है। और वो फिर अब वो भी जानता है, मैकबेथ जानता है कि ये उसको मरना ही था, और वो इसलिए कहता है, जब वो ये कहता है कि she should have died hereafter, there would have been time for such a word। तो आप देखिए इस वर्ड की जो बात वो कर रहा है कि ये वर्ड उसको सुनना था, ये इस बात को लेकर कहता है। तो वो कहता है उसे किसी दिन मरना ही था, समय कभी आता ही ऐसी बात के लिए। तो ये जो बात के लिए उसने जो रखा है, तो वर्ड को जो बात की, तो आप देखेंगे किस प्रकार से नाटककार ने उस बात को देने की कोशिश, शेक्सपियर ने देने की बात कही, और उस बात को किस तरह से उसको उसने देने की, इन चीजों के एक एक भाव को जो पकड़ना है, उसके भीतर उसके लहजे को पकड़ना, उसकी लय को पकड़ना, उसके जो है मनोभाव को पकड़ना, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं जो नाटक के अनुवाद या साहित्य के अनुवाद या कविता के अनुवाद करने वाले जो अनुवादक के साथ उसे जूझना पड़ता है इन सब समस्याओं। बल्कि नाटक में एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे तो एक और चीज जरूरी होती है कि हर भाषा का एक नाद सौंदर्य होता है, सौंदर्य कि हर भाषा में शब्दों की जो लय बनती है वो चूंकि नाटक की भाषा लिखित होती है वो भी मौखिक भाषा है, उसे प्रस्तुत होना है, तो बोलते वक्त शब्दों का की अनुगूंज किस तरीके की होगी, उनका नाद कैसा बनेगा, उस पर का दर्शक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अनुवादक को ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। और इसी में आप देखें नाद सौंदर्य के भीतर
आप देखेंगे कि जो कविता में बिहारी की जो सही में है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते नैनन इस बात। अब इसको जब आप सुने तो आपको लगता है जैसे इसका जो तह का जो अनुप्रास और उसके भीतर जो उसके भाव है, जो एक लय आ रही है, जो है वो जो आपकी बात जो नाद सौंदर्य की है, ये इसके भीतर नाद सौंदर्य कंकण किंकण नूपुर धुनि सुनी। अब इसको देखिए, कहते सुनी नहीं। अब इस पर का जो चीजें आती हैं, क्या ये अनुवादक इस प्रकार की चीजों को दे पाने में समर्थ है या नहीं, ये अब उसके भीतर उसकी क्षमता पर है कि कितना वो उसको उस छंद विधान को या उस लय विधान को या उस रूपों को जो ये जो नाद सौंदर्य को कितना पकड़ पाया है, ये उसके साथ जुड़ करके भी आता है। असल में दोनों ही स्थितियां होती हैं। कभी कभी बिल्कुल जो है कविता बिखर जाती है और कभी कभी उसका पुनः सृजन बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे अभी हमने बच्चन जी का उदाहरण दिया था, बच्चन की मधुशाला इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई, उन्होंने इतनी ज्यादा जगह गाई और कही गई कि उसमें लगता है कि पुनः सृजन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गया। मूल रचना से ज्यादा लोकप्रिय हो गई वे चीजें। अच्छा, इस अनुवाद के संदर्भ में और इस सांस्कृतिक संदर्भ में दूसरी चीज और भी और करने वाली बात है कि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो एक भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, दूसरी भाषा में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाती, सही बात, या उनके अर्थ भी अलग अलग ढंग से लगते हैं। जी। जैसे राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास, और वो उपन्यास काफी लोकप्रिय उपन्यास रहा है। मतलब लोकप्रिय मैं इसे पॉजिटिव अर्थ में कह रही हूँ, क्योंकि लोकप्रिय का एक अर्थ सस्तेपन का है, मतलब बहुत पसंद किया हुआ उपन्यास है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है और बहुत मतलब अच्छी तरीके से प्रयास किए, काफी अच्छा अनुवाद रहा है। फिर भी जैसे अब ये इस्तेमाल करते हैं श्रीलाल शुक्ल जी कि काले साहब, अब अंग्रेजी में अगर उसे ब्लैक साहब लिखते हैं तब भी वही मुश्किल है, ब्राउन साहब भी लिखा हुआ है तब भी वो ऐसे कम्युनिकेट नहीं होता है, क्योंकि जो भारतीय संदर्भ में मतलब औपनिवेशिक दास्ता के संदर्भ में काले साहब का मतलब जो होता है वो तो ये है कि भाई औपनिवेशिक विरासत जो है भारतीय अफसरों ने ग्रहण कर ली थी और वे अभी अपने आम आदमी से या अपने नीचे के लोगों से उसी तरीके का अमानुषिक व्यवहार करते हैं, तो वो अर्थ कम्युनिकेट ब्राउन। वही बात जो कहानी जो आई है, जब मारे गए गुलफाम में, उसका जो अनुवाद हुआ वो उतना नहीं हो पाया, जो समझ नहीं पाया कि मारे गए गुलफाम के भीतर जो भाव व्यंजना थी वो नहीं उसको पकड़ पाए। वो तो बड़े मुहावरेदार एक तो प्रयोग है। फिर वो रचना भी जो है ना वो बोलियों की है, और बोलियों में भाषा की बहुत विराट शक्ति होती है जो कि मानक भाषा में नहीं होती है। अनुवाद में बोलियों को ला पाना और भी कठिन होता है। बल्कि एक जगह ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिन्हें हम बोलीगत प्रसंग ही कह सकते हैं, जो बहुत क्लोज जीवन के प्रसंग होते हैं। राग दरबारी में एक प्रसंग है कि जब बेला वहाँ एक पात्र है, बेला मुख्य स्त्री पात्र है, तो उसके बारे में सूचना देता है कोई व्यक्ति, रंगनाथ, जो मतलब इसका कथा नायक है, जो सुना कथा को बता रहा है, वो उसको एक व्यक्ति आके बताता है कि भाई शाम का समय था और आंगन में बेला बैठी हुई थी चारपाई पे और बुआ खाना बना रही थी। एक कागज का टुकड़ा आके गिरा तो बेला ने उठा लिया। अब बुआ ने पूछा इसमें कुछ लिखा है, तो बेला कहने लगी हाँ। तो बुआ कहने लगी कि पढ़ो पढ़ो। अब बेला पढ़े कैसे? तो रंगनाथ जो एक शहरी आदमी था उसका सीधे एक रिएक्शन हुआ कि भाई पढ़े क्या बात है, अंग्रेजी में था। तो उस आदमी ने कहा, जो रंगनाथ से बातचीत कर रहा था, कि अंग्रेजी में नहीं था, कि तो बेला क्यों नहीं पढ़ पा रही थी? फिर रंगनाथ ने एक अवघड़ सा सवाल किया, उसने कहा कि वो प्रेम पत्र था। तो अब ये हिंदी की संवेदना और भारतीय देहाती संवेदना से मिलता जुलता है कि बुआ कह रही है तो बेला उस प्रेम पत्र को कैसे पढ़े। अंग्रेजी में ट्रांसफर होते हुए भी इसमें एक ऐसी सांस्कृतिक दूरी बन जाती है, या कहना चाहिए इस तरीके के हो जाता है कि उसे उस तरीके से उसका आस्वाद नहीं ले पाता पाठक, जिस तरीके से उस रचना में लेता है। उसमें या तो शब्द बदले जाएं या पूरी स्थिति बदली जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुवादक उस स्थिति की जगह कोई रोचक स्थिति डाल देता है, मगर ये जो सांस्कृतिक बहुत छोटे छोटे वेरिएशन हैं वे साहित्य के अनुवाद में बहुत मैटर करते हैं। हालांकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मैटर करते हैं, मगर साहित्य के अनुवाद में उनसे बहुत बड़ा अंतर। वही उसमें आप देखेंगे जो आपने बोली की भी बात की, किस प्रकार से जो रूप आया जो कथा में, जैसे आप देखें कि ये जो आपके जो जैसे मेला अंचल है रेणु जी का, या फिर आप देखिए आधा गांव है राही मासूम रजा का, इसमें जो उन्होंने राही मासूम रजा ने आधा गांव में भोजपुरी के जो बीच में जो आंचलिक उपन्यासों का जो स्थिति आती है, या उनमें जो उन्होंने जो बिहार की जो मैथिली की जो उसके जो वहाँ की जो बोली को दिया है, अब इसको आप अनुवाद करने लगे
तो हमारे लिए हम जो आप नहीं दे पाएंगे, जो चीज़ें ये भी उसके साथ जुड़ती, जो जो उसके भाव हमें आते हैं। इसी तरह आप देखें कि प्रेमचंद ने अपने प्रयासों में कहीं कहीं पर इस प्रकार की ग्रामीण जो शैली के या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किस प्रकार से वो बोलते हैं, उनकी जो भाषा का रूप है वो दूसरी भाषा में उसी तरह से वो जो हम लोग दे देते हैं कई बार सुगठित भाषा में या सुव्यवस्थित भाषा में या मानक भाषा आप उसको कहें, लेकिन जो उस बोलीगत रूप जो आप कहें, जो सामान्य जो शिक्षित और अशिक्षित की भाषा है या पढ़े लिखे जो है ग्रामीण और शहरी की जो भाषा है, उसमें जो भेद हमें दिखाई देता है वो उपन्यास या उसके उपन्यास के या नाटक के अनुवाद में जो पात्र के अपने स्तरों के आधार पर जो आता है। जैसे आप देखें कि शेक्सपियर के नाटकों में जो विदूषक है उसकी अपनी एक अलग से भाषा होती है, और उसको कैसे हम ले जाएं, ये भी एक हमारे सामने समस्या पैदा करते हैं कि जो अनुवादक के लिए, साहित्यिक अनुवादक के लिए ये बहुत ही समस्या पैदा है, कैसे इनको सब कुछ चीजों को ले जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। प्रेमचंद का भी आपने उदाहरण दिया था, प्रेमचंद का उपन्यास कानुभू में मैंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था, और मुझे ऐसी बहुत सी समस्याओं से अनुवाद के दौरान गुजरना पड़ा। बल्कि हुआ ये कि जैसे ही अनुवाद शुरू किया तो पहला ही वाक्य था कि कचहरी में मालगुजारी भी उतनी सख्ती से वसूल नहीं की जाती होगी जितनी सख्ती से स्कूलों में आजकल फीस वसूल की जाती है। अब हालांकि प्रेमचंद अभी 20वीं शताब्दी के मध्य के लेखक हैं, मगर फिर भी अब हमारा जीवन बदल गया, जीवन स्थितियां बदल गई हैं, और मालगुजारी का कंसेप्ट जो है वो आज की नई पीढ़ी को समझाने के लिए अलग से टिप्पणी देनी पड़ती है। फिर ये भी समझाना कि भाई 40 रुपए जो फीस देनी पड़ रही थी स्कूल में वो कितनी कठिन चीज थी, ये समझाना। समय थोड़ा सा बदलते ही जीवन स्थितियां इतनी बदल जाती हैं, खासतौर से जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा क्लास है उसको ये समझाना कि भाई 40 रुपए देना इतना मुश्किल हो गया था कि एक लड़का बाहर जाके रो रहा था कि उसके पास फीस नहीं है। इस संवेदना का ग्रहण कराना काफी कठिन काम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां इन अनुवादों में आती हैं कि अनुवादक को कहीं मतलब एक हद तक ही वो छूट ले सकता है, एक हद तक ही वो पुनर्सृजन कर सकता है। उस रचनाकार को जिसका वो अनुवाद कर रहा है वो रिप्रेजेंट भी करना है और उन स्थितियों को भी लेके आना है, ये काफी कठिन पड़ता है। नहीं, उसमें आप देखेंगे अब इसी नाटक संदर्भ में आप ये देखिए कि जो संप्रेषण व्यापार में जो शब्द और ध्वनि और अर्थ की जो साथ आपस में संबंध और लय जो उसके भीतर है, तो आपके ध्वनि के साथ शब्द की लय और ध्वनि की जो आपकी संप्रेषण व्यापार की जो भूमिका है वो भी अपनी एक विशेष भूमिका उसके भीतर निभाती है। और शब्द का एक अर्थ होते हुए, जैसे अब आपने शुरू में आपने कहा कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना, तो आप देखेंगे कि इसमें अन्य जो अनुवाद है, जो अन्य विषयों के अनुवाद है, उसमें अभिधा परक पक्ष ज्यादा काम करता है, इसमें लक्षणों और व्यंजना का। और कई बार वो ऐसे थे उस लय को बनाए रखने के लिए, और कई बार वो श्लेष के रूप में ऐसे शब्दों के प्रस्तुत करता है साहित्यिक अनुवाद साहित्यकार, जिसका अनुवाद करने में कैसे उसको जो उसका जो भाव जगत है उसको जगाने के लिए वो कैसे करता है। जैसे आप एक शेक्सपियर के एंटोनी जो है और कैलोपेट्रिया में जो है कि जो एक आपने बिल्कुल वो एक प्रसिद्ध उनका वाक्य जो सुना है, द अदर वीमन फीड बट शी मेक्स हंग्री। अब इसमें जो उसने जो लय जो उसके भीतर से फीड्स और हंग्री को जो मिलाया, अब यहाँ पर ये सवाल है ये ऐसा अगर अभिधा परक अनुवाद इसको आप अगर करने लगेंगे तो ये फीड्स जो वास्तव में जाएगी, जैसे कि खिलाने की बात है, एक जो खिलाती है दूसरी जो है भूखा रखती है, ये बात इसके भीतर नहीं आ पाएगी। इसमें अर्थ वो निकलेगा जो सीता के विषय में राम कह रहे हैं रामचरितमानस में, चंद कलंक कलंक। तो ये चीजें जो हैं, ये अनुवादक जो आता है उसके लिए, साहित्यिक अनुवादक के लिए इन चीजों को, उसके भाव जगत को पकड़ना है, उसके लय विधान को पकड़ना है, उसकी संरचनात्मक विशिष्टता को पकड़ना है, उसके जो है काव्यार्थ को पकड़ना है, ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरह से ये अनुवाद सबसे ज्यादा जो कठिन होते हैं, तो उसका जो उसमें जो फीड्स में उसने जो कहा कि वहां तो तृप्ति का भाव और हंगरी में अतृप्ति का भाव, कि उसके सौंदर्य को देख करके हमें तृप्त, बाकी देखते हैं लेकिन इसको देख करके हमें तृप्ति होती है, जो इसका जो सौंदर्य भाव था। तो ये जो है ये अभिधा परक अनुवाद से नहीं हो पाएगा, जो कि हम अन्य हो सकता है। तो ये चीजें अनुवाद साहित्यिक अनुवादक के लिए काफी जटिल होती हैं, जिसको वो सोचता है उसी के साथ ही।
असल में साहित्यिक अनुवाद का एक मोटा रूप भी है जिसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। पैराफ्रेजिंग, और वो देखने में वैसे मोटा दिखाई देता है मगर इतना मोटा नहीं है। जैसे ये ही अभी आपने उदाहरण दिया था क्लियोपेट्रा का कि अदर वुमेन फील बट शी मेक्स हंग्री। पैराफ्रेज में इसके लिए बहुत अच्छा विधान है कि एक की जगह 4 सेंटेंस में ये व्याख्यात कर सकते हैं कि और स्त्रियों को एक बार देख लें तो वो पर्याप्त है, मगर उसे बार बार देखने की इच्छा होती। सही तो ये सब पैराफ्रेजिंग इसके लिए अनुवाद का बहुत अच्छा तरीका इसलिए है कि जो व्याख्या है रचना की वो अनुवाद के माध्यम से, खासतौर से कविता के जो एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं, जिस तरीके से अभी आपने एक बिहारी का उदाहरण दिया था जहां बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है, उस वक्त पैराफ्रेजिंग बहुत मदद करता है कि वो चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है पैराफ्रेजिंग के माध्यम से। ये चीजें हैं। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता कि जो उसकी संरचनात्मक विशेषता की दृष्टि से जो अनुवादक करता है, जैसे आप देखें कि मैंने देखा एक बूंद, और अगेजी ने स्वयं इसका अनुवाद किया, और मैंने देखा, अगर आप संरचना की दृष्टि से देखें तो मैंने एक बूंद देखी, क्योंकि बूंद जो है वो स्त्रीलिंग है तो इसलिए उसका जो अन्विति होती है वो उसके साथ है। लेकिन अगेजी ने जो पहले लिखा तो मैंने देखा एक बूंद, तो इस बूंद के अस्तित्व को अलग से दिखाने के लिए उन्होंने रखा। और फिर उसके बाद जो उन्होंने अनुवाद स्वयं करते हुए कुछ जो बीच में जो शब्द थे, जो उन शब्दों को जो अनुवाद करते हुए देखा, कि मैं एक आपके सामने एक उदाहरण पढ़ रहा हूं कि एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। अब आप इसमें देखिए कि एक तो जो उन्होंने कहा उछली, और उन्होंने उसके दूसरे में जो दिया, उन्होंने जो अनुवाद किया मैं एक बार पढ़ लेता हूं। आई सा ए ड्रॉप सडन, पहले एक चीज उन्होंने आई सॉ ए ड्रॉप, तो वो उनका अनुवाद नहीं बन पाया जो कि वो चाहते थे, जो अपने मूल कथा में थे, इसलिए वो अलग से एक अंग्रेजी का भी अनुवाद अपने आप में एक पुनर्रचना के रूप में आया। और फिर कहा कि ए ड्रॉप सडनली फ्लाई फ्रॉम द स्कर्ट ऑफ द स्की, फ्लेयर फॉर ए सेकंड, फायर फ्रॉम द मेलोइंग सन। अब आप जो ढलते को उन्होंने कहा तो उन्होंने उछली का होता है एक जगह से उठ करके दूसरी तेजी से जाके गिर जाना, जबकि फ्लाई में ऐसा भाव नहीं मिलता है। दूसरी जो उन्होंने बात हमारे सामने रखी कि जो इस दूसरा जो था उनका रंग गई, तो रंग में जो उसकी बात है कि उसके बाद उसके जो अपना जो है उसके भीतर उसके संयोजित हो जाना है, लेकिन उसके जो है आप फ्लेयर में चमक का भाव ज्यादा है, जबकि रंग में उस तरह का भाव नहीं है, क्योंकि उनके सामने समस्या थी कि किस है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज अपने आप में अच्छी बनाई। फिर झलते में जो एक परिपक्वता की बात आती है, या उसमें कहता है मेलोइंग में उस प्रकार का जो संकेत हो, एक जो ढलने में एक मध्याह्न के सूर्य की बात आती है कि मध्याह्न में ढलने शुरू हो जाता है और परिपक्व स्थिति में आ जाता है। लेकिन मेलोइंग में उस प्रकार की जो बात है, तो ये कवि जो है वो जो शब्द संस्कार है, जो शब्द सौष्ठव है, इसकी बातों की ओर जो वो ध्यान दे लेता है, जो देखते हैं हम, जिसे हम देख करके हम रसास्वादन हमें होता है, वो आकर के अनुवाद के साथ इसी स्थिति में हमारे साथ ये समस्या जरूर आती है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अनुवादक ही करता हो, बल्कि मूल, क्योंकि हर भाषा की अपनी संरचना है, हर भाषा का अपना एक विधान है, हर भाषा के अपना बिंब विधान है, हर भाषा का छंद विधान है, लय विधान है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, ये चीजें उसके सामने आड़े हाथों आती हैं, जिसकी वजह से उसे ये सारी चीजों से जूझना पड़ता है। सही बात है। एक तो ये है कि बिंब जो है एक भाषा में जितने वो सजग और जितना एक्यूरेट बनाए, जरूरी नहीं कि दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते वक्त उतना ही सजग, एक्यूरेट, उतना ही इंद्रिय ग्राह्य बन जाए। और दूसरी बात ये भी है कि हर भाषा के साथ जो मिथक जुड़ा होता है, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस जिसे कहते हैं, सामूहिक अवचेतन मन, वो अलग होता है, और वही हमारे महसूस करने की, समझने की, आस्वाद की प्रक्रिया का अंग बनता है। तो जैसे ही दूसरी भाषा में रचनाकार खुद अपनी रचना को प्रस्तुत करता है, तब भी हमें पढ़ते वक्त अगर दोनों भाषाओं को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो मूल में था वो अनुवाद में कहीं खो गया है, कुछ में से कुछ खो गया है, अगर पूरा नहीं खोया है। इस तरीके का बोध होता रहता है। जैसे पौराणिक आपके जो नाम भीष्म पितामह है वो किसके प्रतीक है, या आप जो प्रण के अपने साथ हैं, या दुर्योधन किसके हैं, ये जो आपने बात की कि मिथिक जो चीजें हमारे साथ आती, जो उसके अंदर मिथ में जो चीजें आई, और फिर आज उसको जो दूसरे युग में आकर के जिसको वो देना चाहता है, ये चीजें जैसे आप, अब एक चीज हमारे यहाँ भगीरथ की जो
जो भगीरथ की कहानी, भगीरथ प्रयास हम कह देते हैं, तो भगीरथ प्रयास में हमारी जो बात, उसके बीच में जो सबसे ज्यादा स्थिति आती है कि भगीरथ ने कितना अध्ययन किया, लेकिन हम अगर उसका अनुवाद हरकुलियन टास्क के रूप में करते हैं तो वो हरकुलियन टास्क उस प्रकार का दे तो लिया, हमने ले तो लिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो उसके साथ हमारे उसके साथ वो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि हरकुलियन जो था वो एक वीर का प्रयास है हरकुलियन टास्क में, और भगीरथ की जो है तपस्या है, तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से गंगा अवतरण कराने की प्रक्रिया है। तो वो जीवन स्थितियां, वे संदर्भ इतने ज्यादा जुड़े होते हैं मिथिकल चीजों से, तो उनका ट्रांसफर काफी कठिन होता है। जी। मगर उन सब के बावजूद भी उन्हें ग्राह्य बनाने के लिए, संवेदना को ग्राह्य बनाने के लिए साहित्य का अनुवाद होता है, होता रहेगा, और उन्हीं अनुदित साहित्य का हम आस्वाद करते रहेंगे। और जिसे हम तुलनात्मक साहित्य कहते हैं, जो आजकल अध्ययन की का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो तो अनुवादों के बिना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति एक दो तीन भाषाएं जानता है, मगर तुलनात्मक साहित्य में का तो क्षेत्र अपार है। किन्हीं भी दो भाषाओं की, किन्हीं भी दो समयों की रचनाओं की तुलना करनी होती है, तो अनुवाद एक तरीके से उसकी ऋण होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में ये सुना कि साहित्यिक अनुवाद किस तरीके से का होना चाहिए, ये क्या होता है, अन्य अनुवादों से कैसे भिन्न होता है, ये बात आपने समझी। और आप लोग अगर साहित्य का अनुवाद करना चाहते हैं तो इन